जैसे ही टीना अपने ताऊ जी के घर से निकलने वाली होती है, तभी मिश्री उसके मुंह में कुछ खाने की चीज डाल देती है। उसे मायूस ना करें, इस वजह से टीना वह खा लेती है। जब टीना आहान के साथ कार में बैठती है तो उसे जोरों की खांसी होती है। आहान बिना देरी करे टीना को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत ही टीना की पेट साफ कर देता है। टीना बेहोश ही थी। तभी विशाल अपनी घड़ियाली आंसू बहाते हुए वहां पहुंचा और जब टीना से मिलने वार्ड के अंदर गया, उसके कुछ देर बाद ही टीना की तबीयत बिगड़ जाती। डॉक्टर उसे एग्जामिन करके बताते हैं कि जहर उसके दिमाग पे असर करने की वजह से टीना कोमा में चली गई। अब सुहेल हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और अपनी आदमी से कॉल करके पूछा कि वह विशाल का पीछा कर रहा है या नहीं। तभी सुहेल को पता चला कि विशाल अपने घर न जाकर काव्या शर्मा के घर चला गया। इधर जब संगीत टीना के वार्ड के अंदर उसे देखने गया तो आहान ड्राइवर के पास बैठते हुए पूछा, काका, ऐसी कौन सी बात हो गई जो बॉस के घर वाले ही उनकी जान की दुश्मन बन गए? ड्राइवर कुछ सोचता हुआ बोला, मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन एक बार मैंने अपने पापा को मां से कहते हुए सुना था। 70 साल पहले की बात है, जब बड़े साहब यानी बेबी के दादाजी जब इस शहर में नए आए थे। ये तब की बात है। तब तक उनकी शादी हो चुकी थी और उन्होंने अपना खुद का कुछ शुरू करने अपने पिंड को छोड़ अपनी नई नवेली दुल्हन और एक छोटी बहन को लेकर आए थे। अपने पास के कुछ पैसों से उन्होंने एक घर लिया और एक छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी पर लग गए। जैसे जैसे उनकी तरक्की होती गई, उन्होंने खुद की कंपनी शुरू करनी चाहिए। इस शहर का वह दूसरा कंपनी था, इसीलिए कुछ लोगों ने उनका साथ दिया और कुछ लोग उनके दुश्मन बन बैठे। कुछ ही सालों में उनकी कंपनी ने अच्छी मुकाम हासिल किया। इसी दौरान उनकी पहचान अरोड़ा साहब से हो गई, जो उस टाइम के सबसे अच्छे इंजीनियर मानते थे। उनकी घर वालों से बात करके अपनी बहन की शादी उनसे कर दी। तब तक बड़े साहब को एक बेटा हुआ था। आहान ने बीच में उन्हें टोकते हुए पूछा, बॉस के पापा? ड्राइवर ने कहा, अरे नहीं सर, उनके ताऊजी, जिनके घर हम अभी होके आए हैं। आहान ने गुस्से में बोला, तो ऐसा कहो ना काका, जिनके घर में बॉस को जहर दिया गया था। ड्राइवर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वही लोग। बाप रे, कितना गुस्सा भरा है आपके अंदर। अभी से ये हाल है तो पूरा सुनने के बाद आप तो अभी के अभी उनका खून करने निकल पड़ोगे। आहान ने गुस्से में ड्राइवर की तरफ घूरा और पूछा, मतलब आपको भी पता है कि बॉस को उन्हीं लोगों ने मारने की कोशिश की है ना? ड्राइवर ने निराशा जाहिर करते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वह लोग साफ साफ बच जाएंगे। आहान ड्राइवर से हैरान होते हुए पूछा, इसका मतलब उन लोगों ने पहले भी बॉस के साथ ऐसा कुछ किया था क्या? ड्राइवर ने यह सुन हड़बड़ी में यहां वहां देखते हुए अपने मुंह पर उंगली रखते हुए आहान को चुप कराते हुए आगे बोला, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे पिटवाने का इरादा है क्या? अब आपको आगे सुनना है या नहीं? आहान ने जल्दी से सिर हां में हिला दिया और अपना हाथ अपनी टुड्डी के नीचे रख ड्राइवर की बात गौर से सुनने लगा। तभी ड्राइवर ने कहा, उनका बड़ा बेटा चंदर साहब 10 साल का हो गया और उनकी बहन की गोद अभी भी सूनी थी। सब कुछ कर लिया, लेकिन उनका घर बच्चे की खिलकारियों से वंचित थी। एक दिन उनकी बहन और जीजाजी ने हिम्मत करके उनसे चंद्र साहब को मांग लिया। बड़े साहब ने उन्हें मना कर दी, क्योंकि बड़ी मालकिन तब पेट से थी और उनको अगले बच्चे को देने का वादा किया, क्योंकि 10 साल का बच्चा अपने मां बाप को पहचानता था और नए शिशु को 1 साल बाद ले जाने में कोई तकलीफ नहीं होती। उनकी बहन ने जिद की और उन्हें भी यह पता नहीं था कि अगला बच्चा बेटा होगा या नहीं, और वैसे भी इतने छोटे बच्चे को पालने में बहुत ही मुश्किल भी होता उनके लिए। हताश होकर बड़े साहब ने अपने दिल पर पत्थर रखकर चंदर साहब को उनके साथ बेच दिया। बहुत सालों तक उन लोगों ने चंदर साहब को बड़े साहब के घर आने नहीं दिया। कुछ सालों बाद ही उनके जीजा जी की देहांत हो गई। तब तक चंदर साहब 25 साल का हो चुका था। उनके शादी के लिए बड़े साहब और मालकिन को बुलाया। उनके शादी के 2 साल बाद ही बड़े साहब के बहन की भी देहांत हो गई। उनके देहांत के बाद चंदर साहब फिर से शहर लौट आए। उनके छोटे बेटे के जन्म के बाद बड़े साहब के पास उनका हक मांगने आए, जिसके लिए बड़े साहब ने
उन्हें मना कर दिया। इस घटना के 5 साल बाद ही बॉस ने अपने माँ बाप को खो दिया। बड़े साहब को उन पर शक हुआ, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से यह साबित नहीं हुआ। लेकिन बड़े साहब के मन में हर घड़ी उन पर शक उनके मरने तक ऐसा ही रहा। बचपन में बेबी के साथ चंद्र साहब के बच्चे बहुत ही स्नेह के साथ रहते थे, इसीलिए बेबी भी उनके घर आया जाया करती। बड़े साहब बहुत ही व्यस्त रहते और उन्हें पता नहीं चलता। इसी दौरान बेबी को हर रोज कम मात्रा में जहर दे रहे थे। बड़े साहब को पता तब तक नहीं चला जब तक बेबी की तबीयत बहुत खराब नहीं हुई और आखिरी सांसें ना गिन रही हों। तब वह कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। बहुत मुश्किल से उनकी जान बची, लेकिन नॉर्मल होने में बहुत समय लग गया। इसी वजह से बड़े साहब ने बेबी को उनसे दूर रखने के लिए बाहर देश भेज दिया। उसके बाद से बेबी आज उनके घर गई, फिर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया। अहान ने पूछा, उनके बच्चों को बॉस से क्या प्रॉब्लम है? ड्राइवर अहान के नजदीक झुका और बोला, यह किस्सा तो मेरे आंखों के सामने हुआ। बेबी दूसरे देश से आने के बाद किसी पार्टी के दौरान कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर रायजादा के बेटे ने बेबी को पसंद किया। बड़े साहब ने जब बेबी से पूछा तो बेबी ने मना कर दिया और उसी दौरान चंद्र साहब की बड़ी बेटी मिशा बेबी को वह लड़का पसंद आया तो बहुत जिद करके उससे शादी कर ली। उस लड़के ने अपना मन मार कर शादी तो कर ली, लेकिन बहुत सालों तक मिशा बेबी से दूर रहा। लेकिन मैंने सुना कि हाल ही में उनका एक बेटा हुआ। अभी भी बेबी से मन ही मन प्यार करता है। इसी बात पर मिशा बेबी टीना बेबी पर खुन्नस खाकर बैठी है और मुझे पता है कि इस बार मिशा बेबी भी चंद्र साहब का साथ दिया टीना बेबी को जहर देने में। अहान ने कहा, इन सब चीजों में तो बॉस की कोई भी गलती नहीं दिखता है मुझे। फिर भी यह लोग, नहीं, इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। अब अहान को सब समझ आ गया, लेकिन उन लोगों को कैसे सबक सिखाए वो समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच ऑफिस के सारे स्टाफ को टीना के कंडीशन के बारे में पता लग गया और वह लोग एक के बाद एक देखने आ रहे थे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल वालों को उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे ही 2 महीने 2 मिनट में बीत गए और वह दिन टीना का बर्थडे था, जिसकी वजह से सुबह से बोके आ रहे थे। इस कारणवश उसका पूरा वार्ड और यहां तक का पूरा फ्लोर ही बोके से भर गया था। इन 2 महीनों में अहान और विहान उनके पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलते ही स्टाफ क्वार्टर्स से शिफ्ट हुए। अहान रोज ऑफिस के बाद टीना के पास बैठ कभी उसके लिए बुक पढ़ता, तो कभी उसे हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुनाता, तो कभी ऑफिस की पूरी बातें बताता। कभी कभी वह टीना के नाक के पास अपनी उंगली रख ये भी चेक करता कि वह सांसें ले रही है या नहीं। कभी उसके चेस्ट के ऊपर अपना कान रख उसकी धड़कनें महसूस करने की कोशिश करता। कभी उसकी खूबसूरती निहारता, तो कभी उसके बाल या उंगलियों से खेलता। हर वक्त अपने हाले दिल बयां करने की कोशिश करता। उसने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया था और ज्यादातर क्लाइंट्स और डायरेक्टर्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और जिनके ऊपर उसे डाउट था उन सब के नाम एक लिस्ट में लिख कर रखा ताकि उनके बारे में टीना को बाद में समझा दे। अब तक विहान ने भी अनाथ आश्रम के रेनोवेशन का काम पूरा कर दिया और उसके और हिमा का रिश्ता अब आगे बढ़ चुका था। वह मेघालय की लड़कियां भी वह आश्रम में आकर रहने लगी थीं। हर रोज टीना के ताऊजी के घर से संगीत के अलावा कोई ना कोई उसे देखने आता था। विशाल उस दिन के बाद सिर्फ संडे को ही आता और टीना से तभी मिलने वार्ड में जाता जब कोई उसके साथ हो। क्यों कि वह उस दिन के बाद से बहुत ही डरा हुआ रहता था। सुहेल और उनके आदमी की नजर हमेशा विशाल और काव्या पर से नहीं हटी। रियाज हमेशा चंद्र के बंगले और शिशिर पर से नजर नहीं हटाता था। मायरा टीना के वार्ड में अपने लिए जगह बनाते हुए उसके बेड के पास आकर बैठते हुए बोली, 2 महीने हो चुके हैं, आज आपकी बर्थडे है बॉस, कब उठेंगे आप? आपके बगैर ऑफिस बड़ा ही सूना लगता है। ज्यादा ड्रामा मत कर वरना हमारी पोल खुल जाएगी। ये बहुत ही धीमी आवाज पड़ी मायरा के कान में। मायरा ने इधर उधर देखते हुए कहा, मुंह बंद रख अपनी, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा हमारा। और भूल मत टीना, इस वार्ड में ठीक तेरे सामने एक कैमरा है और हमें पता नहीं कि कौन कहां से उस पर नजर गड़ा दे, इसीलिए चुपचाप हर रोज की तरह लेटी रहो। टीना ने अपनी आंखें खोल उसे कैमरा की तरफ दिखाते हुए कहा, एक बार वहां देख, उन सारे बोके की वजह से मेरा बेड ही नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्या खाक दिखूंगी।
तू भी ना हर चीज के लिए डर जाती है, मायरा ने कहा। ठीक है मेरी माँ, अब तू लेट जा। आज लॉयर का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दादू की कोई चिट्ठी है जो पर्सनली तुझे देना चाहते हैं। मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा और कॉल काट दी। तू ही बता अब क्या करें? टीना ने टशन में आते हुए कहा। ताऊ जी के खिलाफ तो नहीं, लेकिन विशाल के अगेंस्ट हमें बहुत सबूत मिल गया है, तो अब हम इस ड्रामा का दी एंड कर देंगे। अब काव्या उर्फ कियारा को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, मायरा ने पूछा। अब यह भी तू ही बोल दे कि इस ड्रामा का पर्दा कब और कैसे गिरा दें? टीना ने कहा। 2 दिन बाद मेरे लिए कुछ पेपर्स रेडी करवा दो। सुहेल, रियाज और निकुंज को भी बता दो। अब थोड़ी मायूस होकर बोली। इन सब में कोई तकलीफ में था तो वह है मल्होत्रा साहब, इसीलिए यह पर्दा उन्हीं के हाथों गिराएंगे। टीना आगे और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस मायरा को देने वाली होती है, तभी उसके कान में मिश्री की आवाज पड़ी। वह वार्ड की डोर नॉक करते हुए दीदी चिल्लाए जा रही थी। टीना एकदम से बेड पर लेट गई और मायरा ने वार्ड का दरवाजा खोल दिया। मिश्री अंदर आते हुए मायरा को देख पूछी, इस फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर के अलावा 2 ही वीआईपी वार्ड्स हैं, जिसमें से एक में दी है तो दूसरा वार्ड खाली है, तो डिस्टर्बेंस की कोई गुंजाइश नहीं, तो फिर आपने डोर बंद क्यों रखा? मायरा ने थोड़ी देर मिश्री के सवाल का जवाब ढूंढती रही और हकलाते हुए बोली, वो मैं बॉस। कुछ पल में ही उसे कुछ याद आया और वह झट से बोली, हां वह क्या है ना, कुछ देर पहले यहां एक एक्सीडेंट केस आई तो उनके घर वाले ऑपरेशन थिएटर के बाहर जोर जोर से रो रहे थे, जिसकी वजह से बॉस को डिस्टर्बेंस ना हो, इसी वजह से मैंने डोर बंद कर दिया। मिश्री ने तंज कसते हुए कहा। दी को या आपको? मोबाइल देखने से फुर्सत हो तो तभी आप दी पर ध्यान देंगे और उनको होने वाले डिस्टर्बेंस के बारे में सोचेंगे ना? मायरा ने यह सुन अपना मुंह बना लिया और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन मिश्री से कुछ नहीं कही। मिश्री कुछ देर टीना के साथ बैठकर वहां से निकल गई। क्यों ये कोमा वाला ड्रामा कर रही है टीना, वो भी 2 महीनों तक? क्या कहेगा आहान जब टीना के झूठ का उसे पता चला तो? क्या विशाल अपनी गलती मानेगा? टीना के दादू ने लॉयर को कौन सी चिट्ठी दी है? क्या उस चिट्ठी में कोई राज है या सबूत? जानने के लिए सुनते रहिए